तक हम बात कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है तो वो एंटर कर लेती है पब्लिक मार्केट में, यानी कि अब आम जनता भी उस कंपनी में शेयर बाय सेल अप कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अब अगर वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो गई तो उसका मतलब क्या है कि आम जनता ने भी पैसा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है ना। तो अब क्या होगा कि अब मान लीजिए आम जनता को अपने शेयर अगर बाय सेल करने हों तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो बाय सेल वो कर सकती है। तो एक है हमारा NSE, दूसरा हमारा कौन सा है, BSE। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ यह थी कि आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत से लोग बोलते हैं कि आज रिलायंस का शेयर नीचे चला गया, गिर गया, आज उसका शेयर ऊपर चला गया, ऐसा हम सुनते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, ऐसा होता है दो रीज़न की वजह से। एक होता है पॉजिटिव न्यूज़ और दूसरी है नेगेटिव न्यूज़। देखिए, अगर मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी ने क्या करा, ऐसी मार्केट में न्यूज़ आ गई कि ये कंपनी अपने कुछ न्यू प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाली है, और वो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूनिक है। उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कंपनी है, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा रोबोट लेकर आ रहे हैं जो इंसान घर बैठे बैठे उसको चला सकता है। अब ऐसा कंपनी ने हो सकता है कहा हो सकता है ना कहा हो, है ना। अब मार्केट में ये न्यूज़ फैल गई तो क्या होगा कि अब बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे कि मुझे इस कंपनी के शेयर मुझे बाय करने हैं, चाहे वो किसी भी प्राइस पे हों। तो अगर मान लीजिए अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो बोलेंगे कोई नहीं, मैं 500 रुपीज़ में मैं बाय कर लूँगा, मुझे चाहिए, है ना। तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से अब क्या होगा, उस शेयर के प्राइस मार्केट में बढ़ जाएंगे। इस कंपनी के जो शेयर प्राइस था वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए डिमांड बढ़ गई ना। अब जिससे मान लीजिए कोई चीज़ है मार्केट में और उसकी सप्लाई कम है, आप ये समझ लीजिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें न्यूज़ मिलती है कि मार्केट में नमक ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नमक है वो लिमिटेड है मार्केट में, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, लोग आएंगे उसको ज़्यादा प्राइस पे बाय करेंगे, भले ही उसका प्राइस 10 रुपये फिर 20 रुपये क्यों ना हो। तो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकते हैं, और नेगेटिव न्यूज़ की वजह से स्टॉक मार्केट वो नीचे जा सकता है। एक ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा, अभी जो न्यूज़ है अभी ये रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है। देखिए, अब मान लेते हैं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी जो है हमारी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसने अच्छी वो ग्रोथ रेट वो दिखा रही है, जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप चाहेंगे ना कि हाँ कि मैं भी इस कंपनी के मैं शेयर बाय करूं। तो कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, देखिए फाइनेंशियल, आप इसका पूरा नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही एक स्टेटमेंट हमारी और होती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। वैसे कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमें बता दी कि कंपनी के पास कितनी असेट हैं या कितनी लायबिलिटी है। तो चलिए इस बारे में अभी हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक और कोर्स अपना लॉन्च करेंगे, FA यानी फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें आपको ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो स्टॉक प्राइजेस ऊपर या फिर नीचे जाने के जो रीजंस हैं वो कंपनी से ही रिलेटेड होंगे। या फिर हो सकता है मान लीजिए कंपनी कोई जो हमारी गवर्नमेंट है कोई न्यू पॉलिसी लेकर आ रही है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है और वो कह रही है कि जितनी भी जो भी हमारे कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी कि कंपनी जो भी टैक्सेस पे करेगी, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हम उनको उस पर छूट देंगे या फिर रिबेट देंगे, या फिर मान लीजिए कि जो टैक्स रेट हैं वो कम करे जाएंगे कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए। तो क्या होगा, तो उस केस में भी जो स्टॉक मार्केट है या फिर जो कंपनीज के जो शेयर है वो आपको थोड़े बहुत आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए एक कंपनी से रिलेटेड है फिर तो आपको वहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है। देखिए इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करा था, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर हम शेयर बाय सेल करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर टाइमिंग होती है वो क्या होती है, मतलब कितने दिन में जो शेयर है हमारे अकाउंट में आ जाता है। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि मान लेते हैं ये आप हैं, आपको 10 शेयर आपको बाय करने हैं और ₹100 के प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाय लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 10 शेयर आपको बाय करने हैं ₹100 के प्राइस पे, और एक और बंदा यहाँ पर जो कि 10 शेयर वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, ठीक है, और प्राइस भी क्या है 100 ही है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में पहले तो आप अपने अकाउंट से पैसा निकालोगे, मतलब अपने अकाउंट से पैसा निकाल के कहाँ डालोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। फिर आप अपने ब्रोकर को बोलोगे कि हाँ कि मुझे 10 शेयर मुझे बाय करने हैं ₹100 पे। वैसे हम आमतौर पे ब्रोकर को बोलते नहीं हैं, कि जो ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर है हम वो यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम जो इंस्ट्रक्शन है वो देते हैं, ठीक है। फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो जाती है हमारी स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब वो भी डिपेंड करता है, जब आप शेयर बाय सेल कर रहे होगे तो उस टाइम पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो कंपनी है वो कौन से स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है, वहाँ में से मेंशन होता है। जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें वहाँ मेंशन होता है कि ये स्टॉक कहाँ पर लिस्टेड है। ब्रोकर से फिर जाता है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब स्टॉक एक्सचेंज फिर देखता है कि क्या कोई सेलर है, तो हाँ एक सेलर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो तो इसने भी क्या करा होगा, इसने अपने डीमैट अकाउंट से उसने बोला होगा ठीक है मुझे 10 शेयर मुझे अपने बेचने हैं। अब आपकी जो सेटलमेंट है, मतलब आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा शेयर और इसके पास क्या आएगा, मनी, है ना। आपके पास आएगा शेयर, इसके पास आएगा मनी। तो ये कितने दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा, तो वो आता है T+2 डेज़ में, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो 3 डेज़ में, 3 डेज़ में। समझ में आ गया, ठीक है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो क्या है। फिर देखिए स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से हम शेयर बाय सेल करते हैं, एक होता है इंट्राडे, और एक होता है डिलीवरी, देखिए इंट्राडे में क्या होता है कि हम शेयर उसी दिन खरीदते हैं और उसी दिन हम बेच देते हैं, डिलीवरी में हम शेयर खरीदते हैं और उस दिन हम नहीं बेचते, ठीक है। तो जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे तो सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि सर आपको ये जो शेयर चाहिए वो किसके लिए चाहिए, इंट्राडे के लिए चाहिए फिर डिलीवरी के लिए चाहिए। अगर इंट्राडे के लिए चाहिए तो वो इंट्राडे के हिसाब से वो बुक करेगा। और मान लेते हैं कि आपने शेयर आपने बाय कर लिए, ठीक है, और आपको फिर आप भूल गए कि हाँ कि आपने शेयर आपने खरीदे थे और मार्केट होने वाली बंद, या फिर मार्केट बंद हो गई। तो जैसे ही मार्केट बंद होगी तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके शेयर वो बेच देगा,
वो ऑटोमेटिकली वो आपके शेयर वो बेच देगा, चाहे प्राइस कुछ भी चल रहा हो। लेकिन डिलीवरी के केस में क्या होता है कि हम परमानेंट हम उसको शेयर को हम खरीदते हैं, ठीक है। तो तो डिलीवरी के केस में आपको 3 डेज लगते हैं, इंटरडे में तो वही 1 दिन का काम होता है। तो अब क्या होगा देखिए, अब आज मान लेते हैं मंडे है, ठीक है। मंडे को आपने ट्रांजेक्शन करी, मंडे को आपने शेयर आपने बाय करे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम टी डे, क्या बोलेंगे इसको हम टी डे। फिर मान लेते हैं कि ट्यूसडे को भी मार्केट खुला हुआ है, तो ट्यूसडे क्या होगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपके जो ब्रोकर्स है उनसे शेयर वगैरह वो लेगा, ठीक है। तो इस डे को बोलेंगे हम T+1 डे। फिर वेनसडे को आपका जो ब्रोकर है वो आपके अकाउंट में शेयर डाल देगा और उसके अकाउंट में पैसे मनी डाल देगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे, तो वेनसडे को हम बोलेंगे T+2 डे, टी डे, T+1 डे और T+2 डे। अगर बीच में छुट्टी बढ़ गई तो फिर टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वर्किंग डेज में ही होना चाहिए। तो इंटरडे और जो डिलीवरी है वो भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो T+2 जो सेटलमेंट पीरियड है वो आपको समझ में आ गया। होल्डिंग पीरियड क्या होता है अब हम वो समझते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न और जो CAGR है उसमें क्या हमारा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा होल्डिंग पीरियड है ये होता क्या है। होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड वो टाइम पीरियड होता है या फिर वो समय होता है जितने टाइम के लिए हम शेयर होल्ड करके रखते हैं, यानी अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप शेयर इंट्राडे के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप उसी दिन उसको खरीदेंगे और उसी दिन उसी दिन उसको आप बेच देंगे। लेकिन जब हम शेयर डिलीवरी में ख़रीदते हैं तो वहाँ पर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अब डिलीवरी में क्या होता है कि हमने शेयर ख़रीद लिया है, वो हमारे पास है। अब उसको हम चाहे 1 दिन बाद बेचें, चाहे 2 दिन बाद बेचें, चाहे 1 साल बाद बेचें, या फिर 2 साल के बाद हम बेचें। तो अगर मैं उस शेयर को 1 साल तक अपने पास रखता हूँ तो यानी कि मेरा होल्डिंग पीरियड क्या हो गया, 1 ईयर। अगर मैं 1 दिन के लिए रखता हूँ तो होल्डिंग पीरियड मेरा क्या हो गया, 1 दिन। 2 दिन के लिए रखता हूँ तो 2 दिन हो गया। 1 हफ्ते के लिए रखता हूँ तो 1 हफ्ता हो गया। 1 महीने के लिए तो 1 महीना मेरा क्या हो गया, होल्डिंग पीरियड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि होल्डिंग पीरियड एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अब स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस तो होगा ही, है ना। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए, आपने 10 शेयर आपने बाय करे, 10 शेयर आपने बाय करे ₹100 के प्राइस पे, ठीक है। फिर आफ्टर 1 ईयर आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप मतलब 1 साल में आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो आपने बेच दिया, मान लेते हैं 150 रुपये पे। कितने पे, 150 रुपये के प्राइस पे आपने बेच दिया। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूँ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 50 रुपीज़ का। लेकिन अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूँ तो आप कहेंगे 50% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जब हम 1 साल का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना तो प्रॉफिट मैं कैसे करूँगा, 50 डिवाइड बाय 100
और मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे वही निकालना, मुझे परसेंटेज निकालना है ना, तो 50% आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड का जब हम प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हम इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं करते। देखिए 1 साल का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। अभी शायद आपको समझ में नहीं आया वो, देखिए अगर आपको 1 साल या फिर मान लेते हैं कि आपने 10 शेयर आपने बाय करे, ठीक है, 10 शेयर आपने बाय करे 100 रुपीज़ की प्राइस पे, और आपने उसको 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद आपने उसको फिर आपने उसको 150 पे आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो अब आपसे अगर मैं पूछूँ प्रॉफिट कितना हुआ, फिर आप बोलेंगे कि हाँ 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में भी आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 50% का। लेकिन फाइनेंस में यानी हमारी मार्केट में इसको माना जाएगा गलत, इस परसेंटेज को माना जाएगा गलत। 50% का आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपने जिस हिसाब से आपने कैलकुलेट करा है वो है एब्सोल्यूट रिटर्न, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल, ठीक है, सिंपल रिटर्न। स्टॉक मार्केट में मतलब हमारी फाइनेंशियल मार्केट में हम इस तरीके से जो हमारा प्रॉफिट है वो लॉस है उसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते। हम CAGR के हिसाब से प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो CAGR की फुल फॉर्म होती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो एब्सोल्यूट रिटर्न को बोल सकते हैं एक तरीके से सिंपल रिटर्न होता है हमारा वो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखा है हमने कि आपने ITC का स्टॉक खरीदा आपने, ठीक है, आपने ITC का आपने स्टॉक खरीदा है 3030 रुपये पे, आपने उसको सेल कर दिया 3550 रुपये पे। तो अगर आपसे मैं पूछूं परसेंटेज में आपने कितना रिटर्न जनरेट करा, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप सिंपल निकाल सकते हो कि ठीक है एंडिंग पीरियड ऑफ वैल्यू, यानी हमने उसको 3300 पे 3550 पे हमने इसको बेचा था, डिवाइड बाय जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 3030 रुपये -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखो तो आपको 17.16% का आपको आपके हिसाब से रिटर्न हुआ है। लेकिन नहीं, अब हम देखते हैं हमारी जो मार्केट है उसके हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न में होता क्या है कि देखिए हमने 100 रुपये लगाए, हमने 100 रुपीज़ हमने लगाया, अगले साल मान लेते हैं कि हमको 10 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करते हैं उस 10 रुपीज़ को भी हम दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए अब स्टॉक मार्केट में ये तो है नहीं कि हमने अच्छा हमारा स्टॉक पहले 100 रुपये था अब 110 रुपये हो गया तो हमने 10 रुपये निकाल लिया, ऐसा तो नहीं है ना। तुम क्या करते हैं उस 10 रुपये को भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यानी कि अब आपने टोटल मनी आपने कितना लगाया, आपने 110 रुपये लगाया, तो अब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 110 पे मिलेगा ना। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने 100 रुपीज़ आपने स्टॉक मार्केट में आपने लगाया, ठीक है, 100 रुपीज़, और प्रॉफिट हुआ आपको फर्स्ट ईयर 10% का, मतलब आपको हर साल 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं 100 का अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना आएगा, 10 रुपये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा था फर्स्ट ईयर वो कितना था, 100 रुपीज़। तो अब हम ये मानते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप इस पैसे को आप निकालोगे नहीं, तो नेक्स्ट ईयर आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, 110। तो 110 का अगर मैं 10% निकालूँ तो बताइए कितना आएगा, 11 आ गया, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 11 रुपीज़। फिर थर्ड ईयर अब हम दोबारा से जूम करते हैं कि आप ये पैसा जो 11 रुपये आप नहीं निकालोगे, आप दोबारा से स्टॉक मार्केट में इसको री इन्वेस्ट कर दोगे। तो यानी कि अभी जो आपके 110 रुपये थे वो आपको कितने बन गए, 121 रुपये, ठीक है, 121 हो गया ना।
तो अब ये बताइए कि अगर मैं 121 रुपये पे अगर मैं 10% निकालता हूँ तो वो हमारा कितना होगा? 121 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका 12.1। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ता जा रहा है ना। अब अगर यहीं पर मैं इसी चीज़ को अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न के फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं तो वो हमारा कुछ और आएगा। जैसे इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। देखो एब्सोल्यूट रिटर्न में क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर 100 रुपये लगाए, 10% प्रॉफिट हुआ तो कहना नहीं है कि 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये प्रॉफिट। तो एब्सोल्यूट रिटर्न में हम ये मान लेते हैं कि आपने 10 रुपये निकाल लिए, तो नेक्स्ट ईयर भी आपने कितना रुपये लगाए होंगे? 100 रुपये, और इस पर प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपये। फिर आपने ये 10 रुपये निकाल लिए, एब्सोल्यूट रिटर्न में हम ये मानते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर 100 रुपये लगाए होंगे और प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न का जो फॉर्मूला है हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप अब आपको CAGR का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। और CAGR अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर आपको CAGR निकालना है तो आप उसको अपने हाथों से ना निकालें, मतलब कि जो कैलकुलेटर वगैरह उसका यूज़ ना करें। आप सीधा अगर आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे टाइप करेंगे CAGR कैलकुलेटर, तो वहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बस आपको अमाउंट वगैरह डालना है और जो तो वो आपको बता देगा। मतलब देखिए वहाँ पर आपको सिर्फ दो ही चीज़ डालनी होती है कि आपने कितने रुपए के प्राइस पे आपने ख़रीदा था। मान लिया था आपने 100 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा था और उसे ख़रीदे हुए 5 साल हो गया है, एंडिंग प्राइस है मान लेते हैं 1000 रुपये, तो आपको ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि आपको कितना रिटर्न आपको मिला है। तो ये था हमारा CAGR का हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से मैं आपको समझा दूँगा।